नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और मॉनसून में सरकार ने की है नौकरियों की बरसात। रोजगार मेले के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई भर्तियों के लिए 70,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। यह खबर आपको विस्तार से दिखाएंगे। साथ ही बात करेंगे महिलाओं से जुड़े अपराधों पर। कहीं चुप्पी तो कहीं बवाल, आखिर क्यों है? आखिर ये संवेदना है या फिर कोरी सियासत? इस खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बताएंगे आपको मौसम का भी हाल। गुजरात से लेकर कश्मीर तक जारी है बरसात का जोर। कई स्थानों पर भारतीय वायुसेना ने बचाव अभियान की कमान संभाली है। बात G20 से जुड़ी बैठकों की भी करेंगे। इसके अलावा भी होगी देश दुनिया की हर जरूरी खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। मॉनसून में सरकार ने की नौकरियों की बरसात। देश भर में 44 स्थानों पर रोजगार मेला। प्रधानमंत्री मोदी ने नई भर्तियों के लिए 70,000 से अधिक युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। नौकरी पाकर खिले युवाओं के चेहरे। पीएम ने त्वरित और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया को सराहा। पीएम मोदी ने बैंकिंग क्षेत्र में हो रहे सुधारों का किया जिक्र। कहा, कभी हजारों करोड़ का नुकसान उठाने वाले सरकारी बैंक आज कर रहे हैं रिकॉर्ड प्रॉफिट। यूपीए काल में फोन कॉल पर दिए जाने वाले ऋण को बताया बैंकिंग सेक्टर की कमर तोड़ने वाला घोटाला। देश भर में आयोजित रोजगार मेलों में तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने की शिरकत। रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए पीएम मोदी के विजन को सराहा। दुनिया भर में पैदा हो रहे अवसरों का लाभ उठाने के लिए युवाओं के सशक्तिकरण और कौशल विकास के प्रयासों पर दिया जोर। प्रधानमंत्री मोदी ने गोवा G20 बैठक में हरित विकास और एनर्जी ट्रांजिशन के क्षेत्र में भारत के प्रयासों को किया साझा। कहा, वर्ष 2030 तक 50% गैर जीवाश्म स्थापित क्षमता प्राप्त करने की बनाई है योजना। भविष्य की स्थिरता और विकास की कोई भी बात ऊर्जा के बिना संभव नहीं। भाजपा ने महिलाओं से जुड़े अपराध पर विपक्ष के दोहरे रवैये पर जमकर बोला हमला। राजस्थान, पश्चिम बंगाल में महिलाओं के दुष्कर्म और दरिंदगी की घटनाओं की कड़ी निंदा की। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, अशोक गहलोत और ममता बनर्जी दोषियों पर कार्रवाई के बजाय राजनीतिक रोटियां सेकने में है व्यस्त। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी साधा निशाना। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छत्तीसगढ़ की आईएएस रानू साहू गिरफ्तार। अदालत ने भेजा 3 दिन की रिमांड पर। रानू साहू पर कोयला परिवहन से लेकर डीएफएफ और सार्वजनिक खाद्य वितरण में भ्रष्टाचार करने का है आरोप। कहीं फटा बादल तो कहीं बाढ़ बनी आफत। महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों में भारतीय वायुसेना का बचाव अभियान। यवतमाल जिले में बाढ़ में फंसे कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। गुजरात से कश्मीर तक जारी है बारिश का दौर। और सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में बनाई जगह। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने सेमीफाइनल में चीनी जोड़ी को 21-15, 24-22 से दी शिकस्त। तो न्यूज नाइट में सबसे पहले बात करेंगे नौकरियों की। बारिश के इस मौसम में देश के कई हिस्सों में नौकरियों की भी बरसात हुई है। पीएम मोदी ने रोजगार मेले के तहत विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 70,000 से अधिक लोगों को वर्चुअल माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित किए। साल 2023 के अंत तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लक्ष्य के पिछले 22 अक्टूबर को रोजगार मेले की शुरुआत की गई थी और ये इसका 7वां पड़ाव था। खास बात है कि महज 9 महीने से कम समय में ही सरकार ने अब तक 5 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने रोजगार मेले के अंतर्गत शनिवार को विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 70,000 से अधिक नई भर्ती वाले लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित किए।
देश भर में 44 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता के तहत पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम से ये नियुक्ति पत्र युवाओं को सौंपे। इस अवसर पर अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि देश प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अगले कुछ वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे रोजगार और सामान्य नागरिक की आय दोनों बढ़ेंगे। आपने देखा है कि भारत सिर्फ 9 वर्षों में दुनिया की 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। आज हर एक्सपर्ट ये कह रहा है कुछ ही वर्षों में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी आ जाएगा। टॉप 3 इकोनॉमी में पहुंचना ये भारत के असामान्य सिद्धि बनने वाला है। यानी हर सेक्टर में रोजगार के अवसर भी बढ़ने वाले हैं और सामान्य नागरिक की आय भी बढ़ने वाली है। देश के विकास में बैंकिंग सेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इसमें तेजी से सुधार हो रहा है। पीएम मोदी ने बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए उनकी सरकार द्वारा किए जा रहे कामों को गिनाया। पीएम मोदी ने यूपीए काल में हुए फोन बैंकिंग घोटाले से हुए नुकसान की भी चर्चा की। उस समय एक खास परिवार के करीबी कुछ ताकतवर नेता बैंकों को फोन करके अपने चहेतों को हजारों करोड़ रुपए का लोन दिलवाया करते थे। ये लोन कभी चुकाया नहीं जाता था और कागजी कार्रवाई होती थी। एक लोन को चुकाने के लिए फिर बैंक से फोन करके दूसरा लोन चुकाने के लिए फिर तीसरा लोन दिलवाना। ये फोन बैंकिंग घोटाला पहले की सरकार के, पिछली सरकार के सबसे बड़े घोटालों में एक था। पहले की सरकार के इस घोटाले की वजह से देश की बैंकिंग व्यवस्था की कमर टूट गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने नीति आयोग की रिपोर्ट का जिक्र किया, जिसमें बताया गया है कि पिछले कुछ वर्षों में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। पीएम ने कहा कि इसमें सरकारी कर्मचारियों की मेहनत और लगन शामिल है। पीएम ने कहा कि ऐसे ही प्रयास किए गए तो देश से गरीबी पूरी तरह दूर हो सकती है। गरीबों को पक्का घर देने की योजना हो, गरीबों के लिए शौचालय बनाने की योजना हो, गरीबों के घर में बिजली कनेक्शन देने की योजना हो, ऐसी अनेकों योजनाओं को हमारे सरकारी कर्मचारी ही गांव-गांव, घर-घर, जन सामान्य तक लेकर गए। जब ये योजनाएं गरीब तक पहुंची तो गरीबों का मनोबल भी बहुत बढ़ा, विश्वास पैदा हुआ। ये सफलता इस बात की प्रतीक है कि हम मिलकर भारत से गरीबी दूर करने के प्रयास बढ़ाएं तो भारत से गरीबी पूरी तरह से दूर हो सकती है। देश भर में 44 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। नवनियुक्त युवाओं ने रोजगार मेले को बहुत महत्वपूर्ण पहल बताते हुए चयन प्रक्रिया पर खुशी जताई। I got a job when I was pursuing my education itself. I'm really happy that I'm here and I'm really glad that I got this job, and thanks to the Ministry of Employment for giving me this opportunity, and I'm really happy. मेरी CGDA डिफेंस में नियुक्ति हुई है, ऑडिटर के पद पे नियुक्ति हुई है मेरी, और आज मौका मिला है मुझे। बहुत खुशी हो रही है ये नियुक्ति पत्र पाकर। बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है नियुक्ति पत्र प्राप्त करके, और
बहुत अच्छा लग रहा है। बस बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी, आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। और ये जो इनिशिएटिव है आपका, जो रोजगार मेला से संबंधित और 10 लाख जो नियुक्तियां देने का जो आपका प्लान है, ये बहुत युवाओं के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और युवाओं के भविष्य के उज्ज्वलता के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। साल 2023 के अंत तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लक्ष्य से पिछले साल 22 अक्टूबर को रोजगार मेले की शुरुआत की गई और ये इसका 7वां पड़ाव था। रोजगार सृजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को आंकड़े खुद बयान कर रहे हैं, क्योंकि महज 9 महीने से भी कम समय में सरकार ने अब तक 5 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंप दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो महज 9 महीने में सरकार ने 5 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं और रोजगार मेले के दौरान बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र मिलने पर इन युवाओं ने इसे खुशी का अवसर बताते हुए देश के लिए लगन के साथ काम करने की प्रतिबद्धता जाहिर की। रोजगार मेले के तहत मुझे एक अपॉइंटमेंट मिला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज प्रोबेशनरी ऑफिसर, और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ही धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका प्रदान किया और मुझे प्रेरित किया है कि मैं 2047 तक की जो हमारा एक मोटिव है कि हमें विश्व गुरु बनना है, उसमें मेरा योगदान रहेगा। ये जो अपॉइंटमेंट्स है, इसके साथ जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो स्पीच है, ये हमें बहुत मोटिवेट करता है। उनकी गाइडेंस है, उनकी एक एक बात हमारे दिल को छू जाती है और जो उनका गाइडेंस रहता है, इससे हमें आगे का जो पाथ है उसे कैसे लीड करना है, इसका हमें गाइडेंस मिलता है। I faced many difficulties after my husband's death. It's very huge, very helpful and happy moment for me. बहुत खुशी हो रही है कि आज मेरी मेहनत जाके सफल हुई है और इतने ट्रांसपेरेंसी के साथ हम लोगों को यहाँ पे आके अच्छा लगा। काफी प्रधानमंत्री जी की बातों को सुनकर भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा करेंगे जहाँ भी जाएंगे और उसको डेवलप करेंगे और प्रोग्रेस करेंगे और देश में अपना योगदान देंगे। यहाँ पे आकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी उत्साहित हूँ। प्रधानमंत्री जी की बात सुन के हम और उत्साहित हो गए हैं और अपने पद पे कार्य करने के लिए और उत्साह के साथ कार्य करेंगे। कस्टम्स में एज अ हवलदार सिलेक्शन हुआ है, तो मुझे इस रोज़गार मेला में अपॉइंटमेंट लेटर मिला है। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, थैंक यू सो मच। जूनियर इंजीनियर हुआ है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, और सबसे ज़्यादा खुश मेरे से ज़्यादा मेरी मम्मी और पेरेंट्स हुए होंगे, मम्मी डैडी, तो उनके लिए भी आपसे, उनकी तरफ से भी आप लोगों को थैंक यू। मैं मोदी जी को इसके लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इस मंच पे आने का मौका दिया और हमारे सपनों को उड़ान दी। Selected as a development officer in the LIC, I am very happy to participate in this Rozgar Mela and thank you for our government to making this opportunity. I have received an allotment letter from Food Corporation of India. I have been allotted for AG3 technical post. I am happy for this. I thank government of India for giving me this chance. माननीय प्रधानमंत्री से ये अपॉइंटमेंट लेटर पाके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही खुश हूँ और आने वाले दिन में वो जो आस्था रखे हम पे उसका सदा से पालन करूंगा। The process of getting employment and the process of examination which was happening in the central government is happening very quickly. After receiving this appointment order, I am very happy and I am very happy to be in the government service. आज रोजगार मेला में आकर अपॉइंटमेंट लेटर लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और एक्साइटमेंट में हूँ बहुत। I have got the post of Havaldar in CGST Excise Department, that is in Guwahati. This is like dream come true. I thank PM Narendra Modi for providing us this opportunity with this through this Rozgar Mela. I am selected for the post of GDS and thank you for Mr. Prime Minister for giving this opportunity to me. वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जो नौकरियों में जो तेजी आई है ज्वाइनिंग प्रोसेस में, उससे हम लोगों का बहुत फायदा होने वाला है, तो हम लोग तो बहुत खुश हैं इस चीज़ से। आज मेरा अभी सिलेक्शन इसरो में एज अ साइंटिस्ट हुआ है। 100% मैं देने का कोशिश करूंगा और इसरो में और भारत का नाम रोशन साइंस के फील्ड में करने का हमेशा से प्रयास करूंगा। तो बेहद प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं ये युवा जिनको नियुक्ति पत्र मिले हैं और सबसे खास बात है कि ज्वाइनिंग में भी तेजी आई है। देश के 44 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक साथ सभी लोग जुड़े और इस विशाल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 70,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। देश के अलग अलग हिस्सों में आयोजित कार्यक्रमों में तमाम केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं ने इस दौरान अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए पीएम मोदी के विजन को लोगों ने सराहा। 8 लाख से ज्यादा नौजवानों को सरकारी नियुक्ति स्थायी रूप में दिया गया है।
अगर हम पिछले 9 साल को यूपीए की 9 साल को तुलना करें उससे ये दुगनी है। इतना ही नहीं, भारत सरकार की जो नीतियां बनी है उस नीतियों में आज 1 लाख नया स्टार्टअप बने हैं। 1 लाख नया स्टार्टअप यानी इसी में से ही मिलियंस की नई रोजगार की सृजन होती है। एक प्रकार से सरकार में नौकरी का जो अवसर बिना भेदभाव के, पारदर्शी व्यवस्थाओं से, बिना कोई सिफारिश के देने का ये नया सिलसिला पिछले 9 वर्षों में शुरू हुआ है, उसको एक बार देश के मनोबल को बढ़ाने के लिए, देश में लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी हम सबको मौका देते हैं कि हम सब मिलें। वर्तमान में 8 लाख से ज़्यादा इस प्रकार के मेले के आयोजन के माध्यम से नौजवानों को सरकारी व्यवस्था में राष्ट्र की सेवा देने के लिए मौका मिल चुका है। एक तरफ सरकारी व्यवस्था में रोजगार मेला के माध्यम से देश की जनता के प्रति सम्मान सहित काम करने का मौका मिलना, दूसरी ओर 8 करोड़ से ज़्यादा नौजवानों को मुद्रा लोन दिलवाकर न सिर्फ उनके पास, उनके परिवार में नौकरी का सृजन करना, व्यवसाय का सृजन करना, बल्कि उनके माध्यम से समाज में और भी लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का मैं विशेष अभिनंदन व्यक्त करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। दिस रोजगार मेला इज पार्ट ऑफ द प्रॉमिस मेड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी टू create 10 lakh jobs, government of India, and to appoint the deserving people in their respective positions. I am honored to be part of this event and handed over the appointment letters to the appointees, and the event was addressed by the Honorable Prime Minister himself. और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। आजादी के अमृत काल में देश विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और अमृत काल में विकसित भारत के विराट संकल्प को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि आप सही समय पर अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाएं। तो आगे बढ़िए, निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल कीजिए। याद रखें, उन सभी व्यक्तियों और संस्थाओं को जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य नहीं है, निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न 31 जुलाई 2023 तक फाइल करनी होगी। ड्यू डेट तक टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर आपको ब्याज और जुर्माना लग सकता है और कोई भी अनएडजस्टेड लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। इसके अलावा अगर विदेश में भी है आपकी संपत्ति और आय, जरूर भरिए शेड्यूल FA और FSI। रिटर्न फाइल करने और अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर लगातार सियासत जारी है। सवाल किए जा रहे हैं कि महिलाओं के विरुद्ध एक ही किस्म के अपराध पर कहीं चुप्पी तो कहीं बवाल क्यों है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बीजेपी ने राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल तक विपक्ष पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए सवाल खड़े किए हैं। महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर भाजपा राजस्थान सरकार पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में राजस्थान नंबर 1 राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में अराजकता का माहौल है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अजीब विडंबना है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले अपने ही एक मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को बर्खास्त कर दिया। उन्होंने पूछा कि क्या अशोक गहलोत इस्तीफा देंगे। साथ ही उन्होंने राजस्थान की घटनाओं पर गांधी परिवार की चुप्पी पर भी सवाल खड़ा किया। अशोक गहलोत जी ने, वो शांति धारीवाल जी क्या कहते हैं, जब महिला के साथ बलात्कार की घटना हुई, अपराध की घटना हुई, तो उन्होंने कहा ये मर्दों का प्रदेश है और पूरे कांग्रेसी ठहाका मार के हंसते हैं मंत्री और विधायक और मजाक उड़ाते हैं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, बस राजस्थान नहीं जा सकती हूं। बिहार पर मुंह में दही जमा सकती हूं और बंगाल पर होंठ सिल सकती हूं। लड़की हूं, राजस्थान नहीं जा सकती हूं और कोई महिला अपराध की आवाज उठाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह के उनका इस्तीफा करवा सकती हूं।
वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी राजस्थान के मंत्री की बर्खास्तगी पर सवाल करते हुए अशोक गहलोत और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, कांग्रेस राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के बारे में सच्चाई सुनना ही नहीं चाहती। जबकि भाजपा की राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर ने कहा, राजस्थान आज अपराधियों की शरण स्थली बन चुका है। विपक्ष का चर्चा से इनकार करना हम सबको अचंभित करता है। कल ही ये खबर आई कि राजस्थान में कांग्रेस के एक नेता ने जब राजस्थान में बढ़ते महिला उत्पीड़न के संदर्भ में एक बयान जारी किया तो ऐसे कांग्रेस के नेता के बयान पर कार्रवाई करने के बजाय कांग्रेस पार्टी ने अपने उस नेता को बर्खास्त कर दिया। राजस्थान जो वीरों की धरती है, वहाँ इस तरह के अपराध, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है कि राजस्थान आज अपराधियों की शरण स्थली बन चुका है और महिला अपराध में नंबर 1 हो चुका है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार रात प्रदेश के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को बर्खास्त कर दिया था। गुढ़ा ने शुक्रवार को विधानसभा में महिला सुरक्षा और उनके खिलाफ अत्याचार के मुद्दे पर अपनी ही सरकार को घेरा था। इसके कुछ ही घंटे बाद उन पर कार्रवाई की गई। गुढ़ा ने कहा कि वो महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाते रहेंगे। वहीं राज्य मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुढ़ा के सवालों का जवाब देने की बजाय उनकी बर्खास्तगी को पार्टी का अंदरूनी मामला बताया। मैं बोलता रहा हूँ, मंत्रिमंडल की मीटिंग में भी बोलता रहा हूँ, मैं विधानसभा में बोल रहा हूँ, उसका खामियाजा भी उन्हें भुगता है। महिलाएं हमारे प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। ये आंकड़े बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में महिला अत्याचार में राजस्थान नंबर 1। ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है और इस पे हम लोग अपनी राबते चर्चा करते हैं। राजस्थान विधानसभा में राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायकों ने मणिपुर में हिंसा के मुद्दे पर तख्तियां लहराई। गुढ़ा ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, सच्चाई ये है कि हमारी सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में असफल रही है। राज्य में महिलाओं के ऊपर जिस तरह से अत्याचार बढ़े हैं, मणिपुर की बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मणिपुर वायरल वीडियो मामले पर पिछले 2 दिनों से संसद न चलने देने वाले विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस की नीयत और नीति पर तब सवाल खड़े हो जाते हैं जब वो अपने ही राज्यों में होने वाली ऐसी घटनाओं पर न सिर्फ चुप्पी साध लेती है, बल्कि इसके खिलाफ आवाज उठाने वालों को सजा भी देती है। पश्चिम बंगाल, बिहार और राजस्थान में ऐसी ही घटनाएं सामने आई हैं। इन राज्यों को लेकर ना तो विपक्ष का हंगामा और ना ही पीड़ितों को न्याय दिलाने का कोई ठोस कदम। यानी विपक्ष के लिए अपराध की परिभाषा भी राज्यों के बदलते ही बदल जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की परिभाषा राज्यों के बदलते ही बदल जाती है और महिला सुरक्षा का मुद्दा सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पंचायत चुनाव के दौरान और उसके बाद भी महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर बीजेपी ने पश्चिम बंगाल को लेकर के विपक्ष पर जबरदस्त हमला बोला। ऐसी ही घटनाएं बिहार में भी सामने आई, जिसको लेकर बीजेपी ने बिहार सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। महिला सुरक्षा पर हंगामा काटने वाले विपक्ष की राजनीतिक कलई 24 घंटे के अंदर ही खुल गई, जब अपने शासन वाले राज्यों में ऐसी घटनाओं पर उनके अचानक सुर बदल गए। पीड़ितों को न्याय दिलाने के बजाय मामले में राजनीति न करने की सलाह देकर खुद राजनीति करने लगे। अब पश्चिम बंगाल के मालदा की घटना पर वहां की एक महिला मंत्री का आया बयान इसी ओर इशारा करता है। ममता सरकार में मंत्री शशि पांजा ने कहा है कि मालदा मामले में राजनीति करने की जरूरत नहीं है। हद तो तब हो जाती है जब वे इसे साधारण चोरी का मामला बताकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश करती हैं। उन्होंने कहा कि दोनों महिलाओं पर चोरी का शक था और उन्हें सजा देने की कोशिश के दौरान कपड़ा उतर गया। मंत्री जी ये कहते हुए भूल गई कि कानून के राज में कोई ऐसे क्यों और कैसे सजा दे सकता है। वहाँ पे चोरी वगैरह हुई, अब चोर जो थे 2 लेडीज उनको पकड़ लिए, जो पकड़े वो भी लेडीज है। छीना झपटी हुई, अब कपड़े निकल गए, जितना भी निकला है उसको ये राजनीतिक चश्मा से क्यों देख रहे हैं। पुलिस इंक्वायरी भी कर रही है और पुलिस इसको रजिस्टर भी की है केस। भाजपा ऐसे मामलों पर समान दृष्टिकोण अपनाए जाने की बात कर विपक्षी दलों पर
आक्रामक रुख अपनाए हुए है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं भय के माहौल में जी रही हैं, जबकि राज्य के मुख्यमंत्री खुद महिला हैं। इससे पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी पश्चिम बंगाल सरकार पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मालदा के मामले पर ममता के साथ गठबंधन के चलते कांग्रेस ने चुप्पी साध रखी है। बंगाल के हावड़ा में इंसानियत शर्मसार हुई है, लेकिन सबके होंठ सिले हुए हैं जी। हावड़ा के पांचला इलाके में पंचायत चुनाव के मतदान के दिन 40 से ज्यादा टीएमसी के गुंडों ने महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया, प्रत्याशी को पीटा गया, बेइज्जती की गई। कहां है ममता जी की ममता? कहां है सरकार? कहां कार्रवाई हो पा रही है? बार बार भारत सरकार विपक्ष से अपील कर रही है कि आप मणिपुर पे आप हमारी पार्लियामेंट में चर्चा करें, तो विपक्ष क्यों उस चर्चा से भाग रहा है? पुनः कहती हूँ, विपक्ष न सच पर चर्चा करना चाहता है, न सच सुनना चाहता है, न सच बोलना चाहता है, न सच सहन करना चाहता है। दरअसल पश्चिम बंगाल के मालदा से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां 2 महिलाओं को पीटते पीटते उन्हें अर्धनग्न किया जा रहा है। मालदा के पुकाहाट में 2 महिलाओं को चोरी के आरोप में स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया था। उसके बाद उनकी पिटाई शुरू कर दी थी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि 2 महिलाओं को कुछ महिलाएं पीट रही हैं। अब पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। उन्होंने मेरी माँ और काकी को पकड़कर उनकी पिटाई की और उनके कपड़े भी फाड़ दिए। उनको बिना वजह ये सब झेलना पड़ा। वो नींबू बेचती हैं। इसके बाद पुलिस ने हमला करने वालों को गिरफ्तार करने की बजाय मेरी माँ और काकी को ही गिरफ्तार कर लिया। इंसानियत को शर्मसार करने वाली ऐसी ही घटना बिहार के बेगूसराय में भी सामने आई। यहां एक दलित नाबालिग लड़की को निर्वस्त्र करके उसके साथ पिटाई की गई। इस दौरान पीड़िता गुहार लगाती रही, लेकिन आरोपी नहीं माने। इस घटना का वीडियो सामने आया तो बवाल मच गया। वायरल मीडिया में दिखने वाले 4 लोगों के खिलाफ लड़की के बयान के आधार पर केस दर्ज किया गया है। मामले में आरोपियों की पहचान कर ली गई है। अब भाजपा सवाल पूछ रही है कि महिला अपराधों को लेकर विपक्ष के इस दोहरे रवैये के चलते आखिर पीड़ितों को न्याय कैसे संभव है? तो महिलाओं के खिलाफ ये अपराध जो है, ये जो तस्वीरें हैं, ये दिल को दहलाने वाली हैं। और सच बात ये है कि ये कहीं भी हो, देश के किसी भी कोने में हो, इन पर इनकी भर्त्सना की जानी चाहिए। लेकिन सवाल तब उठते हैं जब कहीं पर चुप्पी होती है और कहीं किसी बात को लेकर के, उसी तरह के अपराध को लेकर बवाल मचाया जाता है। राजस्थान की बात करें तो आपको बताते हैं कि किस तरह से राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल तक ये जो सियासत है वो हावी है। आपको राजस्थान की बात करें, जहां महिला अपराधों की खौफनाक तस्वीर सामने आई। महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 पर है, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है। इसके साथ ही साथ राजस्थान में औसतन प्रतिदिन बलात्कार की 17 से 18 घटनाएं होती हैं और हत्या की 7 घटनाएं होती हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये अपराध बढ़े हुए हैं। अकेले जयपुर में पॉक्सो के तहत 700 मामले लंबित हैं वहां के न्यायालयों में। 2021 में 6,337 रेप के मामले दर्ज किए गए थे। यह आंकड़ा किसी भी राज्य में सर्वाधिक है, यानी राजस्थान ने इस मामले में टॉप किया है। और सिर्फ इसी साल टॉप नहीं किया है, बल्कि लगातार 2019 के दौरान बलात्कार के सर्वाधिक 5,997 मामले आए थे। राजस्थान में 2019, 2020 और 2021 के दौरान रेप की घटनाओं में भी राजस्थान टॉप पर रहा था। तो कुल मिलाकर किस मामले में टॉप पर है, यह भी समझने की जरूरत है। और साल दर साल यह अपराध जारी रहा, जैसा कि हमने आपको बताया। 29 मार्च, कुछ घटनाओं का जिक्र करते हैं। 29 मार्च को उदयपुर के मावली में 8 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद जघन्य हत्या कर दी गई। उसके साथ ही साथ 6 अप्रैल को बाड़मेर के पचपदरा में दलित महिला से दुष्कर्म के बाद थिनर छिड़क कर उसे जिंदा जला दिया गया। आप सोच सकते हैं अपराध की भीषणता। 24 अप्रैल को सांचौर में 2 नाबालिग बहनों के शव मिले नहर में और रेप के बाद उनकी हत्या का आरोप लगाया परिजनों ने। 20 जून को बीकानेर की घटना है, जहां खाजूवाला में दलित नाबालिग लड़की से गैंग रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, 13 जुलाई को
ये करौली की जो घटना है, युवती की दुष्कर्म के बाद हत्या, एसिड डालकर शव के चेहरे को झुलसा दिया गया, जला दिया गया। और ये सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है। बात छत्तीसगढ़ की करें, महिलाओं पर वहां पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं। 2021 में राज्य में दुष्कर्म के 1093 मामले सामने आए थे। सारी रिपोर्ट्स जो है एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से हैं। 2020 में दुष्कर्म के 1210 मामले दर्ज किए गए छत्तीसगढ़ में, और पिछले 10 महीने में 1716 बलात्कार की घटनाएं छत्तीसगढ़ में अकेले दर्ज की गई हैं। इस वर्ष गैंगरेप की 60 घटनाएं दर्ज की गई हैं। ये घटनाएं हैं जो दर्ज की गई हैं, और बिना दर्ज किए कितनी होंगी इसका आंकड़ा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। राजधानी रायपुर भी असुरक्षित है, राजधानी भी सुरक्षित नहीं है। इस वर्ष अब तक रेप की 189 और गैंग रेप की 5 घटनाएं राजधानी में हो चुकी हैं। वर्ष 2021 और 22 में एससी वर्ग की महिलाओं के विरुद्ध दुराचार की 258 घटनाएं सामने आई हैं। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है। इन्हीं वर्ष में यानी कि 21-22 में एसटी वर्ग की अगर बात करें तो महिलाओं के विरुद्ध दुराचार की 463 घटनाएं सामने आई हैं। और ये सिर्फ राजस्थान या छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल में भी हालत कुछ अलग नहीं है। 19 जुलाई को मालदा में 2 आदिवासी महिलाओं को भीड़ ने निर्वस्त्र कर पीटा। पुलिस पर आरोप है कि वो वहां मौजूद थी, लेकिन मूक दर्शक बनी रही, उसने कोई भी कार्रवाई नहीं की। पंचायत चुनाव के दौरान और बाद में भी महिलाओं के विरुद्ध अपराध, अत्याचार लगातार जारी है। हावड़ा के पांचला इलाके में तृणमूल कार्यकर्ताओं ने महिला प्रत्याशी को निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घुमाया, ये आरोप है। और इन आरोपों पर क्या कार्रवाई हो रही है, यह भी देखने की बात है। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं, पंचायत चुनाव के बाद मतगणना के दिन हावड़ा में ग्रामीण में 2 महिला प्रत्याशियों के घर जला दिए गए। इसी तरह 24 परगना की भी रिपोर्ट है, वहां भी महिला प्रत्याशियों के घर जला दिए गए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये जो पूरा आंकड़ा है ये दहलाने वाला है, डराने वाला है। लेकिन सबसे खास बात है कि इस पर, पूरे आंकड़े पर सियासत हो रही है, और इसी पर आज हमारी चर्चा रहेगी। आज हमारी विशेष चर्चा का विषय भी यही रहेगा कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध, संवेदना या सियासत। महिलाओं के विरुद्ध अपराध, संवेदना या सियासत, ये आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा कि क्या ये संवेदना सच है या इसमें सिर्फ सियासत है, सियासत का पुट है। इस पर बात करेंगे। महिलाओं के विरुद्ध अपराध है तो संवेदना होनी चाहिए, लेकिन सियासत आखिर क्यों है जारी। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। श्वेता शालिनी, रेखा राठौर जी है, दिख रही है हमें। रेखा राठौर जी, बहुत स्वागत है आपका। और इसके साथ ही साथ हमारे साथ अक्षय लाकरा जी जुड़े हुए हैं, नेता हैं कांग्रेस के, मेंबर एआईसीसी के। और समीर चौगांवकर जो हैं सीनियर जर्नलिस्ट, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर जी, बहुत स्वागत है आपका। अक्षय जी, आपका भी स्वागत है। अक्षय जी, अगर आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहें, ये समझना चाहेंगे कि आपने अभी तमाम रिपोर्ट्स देखी, राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ तक, पश्चिम बंगाल तक, बिहार तक, इस तरह की घटनाएं हैं, मणिपुर में भी है। उनकी भर्त्सना की जानी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, और सबको मिलकर इस लोकतंत्र में इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि ये घटनाएं ना हो। लेकिन इस पर सियासत क्यों? कहीं पर चुप्पी, कहीं पर बवाल, ये दोहरा मापदंड क्यों? देखिए, संपूर्ण भारतवर्ष में जहां पर भी महिलाओं के खिलाफ कोई भी ऐसी घटना होती है, उसकी कड़ी से कड़ी निंदा होनी चाहिए, और उनके प्रति पूरी कांग्रेस पार्टी की एक बहुत गहरी संवेदनाएं हैं। लेकिन जो आपने मुद्दा बताया इस डिबेट का, महिलाओं के विरुद्ध अपराध में संवेदना या सियासत, तो पहली बात, अगर मैं अपनी पार्टी की बात करूं तो बहुत गहरी संवेदना हमारी। लेकिन कुछ मेरी बातें हैं जो आपने इस डिबेट शुरू होने से पहले अपने दर्शकों को कही कि तमाम आपने आंकड़े बताए, सब बातें बताई। मैं कुछ दो बहुत गहरे और बहुत संवेदनशील मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। मैं चाहूंगा मेरे साथी पैनलिस्ट रेखा जी और हमारे वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर हैं, वो भी इस बात की, इस डिबेट की भी वही गरिमा बनाए रखेंगे। देखिए, अगर मैं एनसीआरबी की बात करूं, यूपी इज हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं के विरुद्ध जो जितने भी अपराध हैं वो पूरे देश में हाईएस्ट है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है, खुद सरकारी एजेंसी, केंद्र सरकार की एजेंसी एनसीआरबी खुद कहती है। बात आपने शुरू राजस्थान से करी है। अक्षय जी, एनसीआरबी 2021
के अंदर जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन दैट इज रिपोर्टेड इन उत्तर प्रदेश। दूसरी बात पे अगर मैं आता हूँ, मैं छीटाकशी नहीं कर रहा, किसी प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, जो राजस्थान से मुद्दा उठता है। राजस्थान से जब ये मुद्दा उठना शुरू होता है, सबसे पहले मैं बताता हूँ JNVU विश्वविद्यालय जो जोधपुर के अंदर स्थित है, बात वहां से घूमनी शुरू होती है। वहां पर एक दलित लड़की का गैंग रेप होता है। वहां पर विद्यार्थी परिषद ABVP जो बीजेपी की छात्र इकाई है, लोकेंद्र सिंह वहां पर पकड़े जाते हैं। वहीं पर उसी विश्वविद्यालय का जो राष्ट्रीय जो चुना हुआ अध्यक्ष है अरविंद सिंह भाटी, वो खुद कहता है कि हाँ इसमें हमारी गलती, हमारे लोग इसमें 3 लोग इन्वॉल्व थे, विद्यार्थी परिषद की हम गलती मानते हैं। फिर मैं दोबारा राजस्थान की बात करूं, भोपालगढ़ के अंदर ABVP पर दोबारा रामलाल एक नाम के इनके कार्यकर्ता है, उन पर बलात्कार का आरोप लगता है। टिकट देने के बहाने से लड़की का बलात्कार किया गया। आज की अगर मैं बात करूं, जयपुर के लाल कोठी के अंदर एक लड़की सामने आती है, वो भी राजस्थान यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। वो कहती है कि मुकेश पुनिया विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता है, उसने मेरे साथ बलात्कार किया। तीसरी बात मैं अगर करूं, ABVP के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो आप ये इस बात से क्या जाहिर करना चाहते हैं? इस बात से आप क्या साबित करना चाहते हैं? ये आप बताना चाह रहे हैं कि जो बीजेपी के लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। और जो आपने NCRB के आंकड़े बताए अक्षय जी, महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 है। NCRB के आंकड़े तो ये बता रहे हैं 2019, 2020, क्राइम अगेंस्ट वुमेन। आई एम टॉकिंग अबाउट क्राइम अगेंस्ट वुमेन जी। आपने दूसरे आंकड़े को टच किया। ABVP का राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबैया जी एक महिला के घर सामने पेशाब करते पाए जाते हैं। जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर शुभम नाम का लड़का, नहीं तो वही मैं समझना चाह रहा हूं कि आप ये क्या बताना चाह रहे हैं कि पूरे देश भर में ये जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, ये क्या बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं? मैं उन्नाव कठुआ रेप केस के अंदर कुलदीप सेंगर पर मैं जाऊं, मैं उससे पहले इनकी सबसे छोटी इकाई पर आ रहा हूं, उसके बाद में आगे गुजरात के अंदर अंकित पारेख नाम का लड़का इनका गैंग रेप के अंदर पाया जाता है। आगरा कॉलेज के अंदर हरीश ठाकुर नाम का लड़का ये जो लिस्ट आप बता रहे हैं, दरअसल ये जो आपने बातें बताई हैं, दरअसल बता रहे हैं ये लिस्ट अगर मैं रेखा राठौर से कहूंगा तो वो भी इसी तरह की एक लिस्ट लेकर आएंगी। दरअसल चर्चा का विषय हमारा ये नहीं है, चर्चा का विषय ये है कि इस पर संवेदना कितनी है। आप कह रहे हैं कि संवेदना है हमारे अंदर कांग्रेस के अंदर, लेकिन उसके बाद आप लिस्ट बता रहे हैं कि जी ये सारे, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकारों की कमी नहीं है, दरअसल बीजेपी के कार्यकर्ता देश भर में ऐसा कर रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं आप? ये मेरा पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट जो आपने संवेदना की बात करी, विपक्ष से कि अगर संवेदना की बात करें, संपूर्ण संवेदना बहुत संवेदनशील मुद्दा, ये मैंने डिबेट की शुरुआत में कह दिया था। संवेदना ये होती है कि जब 70 दिनों पहले की वीडियो मणिपुर की वायरल होती है, 8 मिनट के अपने भाषण में प्रधानमंत्री जी सिर्फ 30 सेकंड तक मणिपुर का जिक्र करते हैं। राहुल गांधी विपक्ष का नेता होने के नाते पूछा जाएगा, विपक्ष के नेता होने के बावजूद राहुल गांधी जब मणिपुर जब आपके मंत्री ने राजस्थान में प्रश्न उठाया तो आपने उनको बर्खास्त कर दिया, है ना? तो इस तरह के सवाल, इस तरह के जवाब तो वो भी देंगे। रेखा राठौर जी क्या कहेंगे आप? ये आरोप अभी आपने अक्षय जी के सुने, उन्होंने कहा कि ये जो जहां भी विमेन के अगेंस्ट क्राइम हो रहा है, ये एक सीधा उन्होंने आरोप लगाया, ये इसको पुष्ट कैसे करेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये आरोप लगा रहे हैं कि जहां भी क्राइम अगेंस्ट विमेन हो रहा है वहां पर बीजेपी शामिल है, और इसमें लॉ एंड ऑर्डर का क्या है ये जवाब खुद ही देंगे। जी जी निखिल जी, एक तो नाम ठीक कर लीजिए, मेरा नाम राखी राठौर है। और अक्षय जी की जो बातें हैं उसको मैं बिल्कुल जो पॉइंट टू पॉइंट है उनका जवाब देना चाहूंगी। सबसे पहले इन्होंने बड़े चतुराई से डेटा को आगे पीछे करने का प्रयास किया। आपने जो डेटा दिखाया है वो दुष्कर्म के केसेस हैं, और दुष्कर्म के केसेस में राजस्थान जो है वो लगातार 3 सालों से सबसे ऊपर पायदान पर आ रहा है। मैं फिर आपकी अक्षय जी के डेटा को मैं निवेदन करूंगी अक्षय जी, जिस शालीनता से मैंने आपकी बात सुनी वही शालीनता आप भी दिखाएंगे। जी जी बिल्कुल। दूसरा पॉइंट ये है कि जिस तरह से इन्होंने महिला अपराध का डेटा बताया, उसमें भी देखिए क्या कह रहे हैं कि यूपी सबसे ऊपर है। निखिल जी एक बात बताइए, एनसीआरबी की रिपोर्ट मेरे पास भी है, यूपी में एक साल में 2022-23 के अंदर 56,000 केसेस जो है वो हुए। राजस्थान में लगभग 42,000 केसेस थे। लेकिन अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो यूपी की पॉपुलेशन 24 करोड़ है और राजस्थान की 8 करोड़, यानी राजस्थान से 3 गुना ज्यादा यूपी होते हुए भी वहां 56,000 केस है और यहाँ 42,000 केस। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से कंपेयर करूं तो यहाँ 1,20,000 केसेस होने चाहिए। और अक्षय जी ये जागने के लिए सफिशिएंट है, ये आपको जगाने के लिए कि आपका डेटा बहुत आगे जा रहा है। इस तरह के एक्सक्यूजेस मत दीजिए। जरूरत इस बात की है कि हम लोग एक्शन ले। अभी इन्होंने जोधपुर के एक दुष्कर्म के केस की बात करी जहां पे सामूहिक दुष्कर्म हुआ। जी आप दिल्ली में रहते हैं, यहां जयपुर की जमीनी हकीकत मैं जानती हूं। जब किसी भी संगठन के ऊपर आप लोगों ने क्वेश्चन उठाया, क्या यह ध्यान भटकाने का प्रयास नहीं था?
क्योंकि निखिल जी एक भी ऐसा प्रूफ नहीं है जो कि ये प्रूव कर सके कि उस दुष्कर्म के अंदर एबीवीपी के जो लोग थे, उनके संगठन से जुड़े हुए लोग, उनका कोई अपॉइंटमेंट लेटर या किसी भी तरह का साक्ष्य पेश करने में कांग्रेस पार्टी विफल रही। और आज आपके चैनल पे मैं इनको चैलेंज कर रही हूं कि आप अभी पेश कीजिए वो डॉक्यूमेंट जिसके अंदर उनको एबीवीपी ने कहीं अपॉइंटमेंट दिया हो या उन्होंने कभी कोई दुपट्टा पहनाया हो या कहीं पर भी उनका इन्वॉल्वमेंट एबीवीपी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व हो। देखिए अक्षय जी, ये फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करके किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ठीकरा फोड़ने से बेटर जो आपके इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज राजस्थान में उस पर एक्शन लेने की आवश्यकता है। आप एक ऐसे मिनिस्टर को जो महिलाओं के प्रति अपराध को उजागर करने का प्रयास करता है उसको तो बर्खास्त करते हैं, और एक ऐसे मंत्री को जो असेंबली में ये कहता है हाँ राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है और इसीलिए यहाँ पर रेप सबसे ज्यादा है, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम साहब के बगल में बैठे थे। वो एक अलग बात है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सो गए थे, लेकिन जिस तरह की संवेदना दिखाने की आवश्यकता, और मैं तो कहूंगी कि जो आपका क्षेत्र है, जो राज्य है, उसमें संवेदना की नहीं, वहां कठोर एक्शन की जरूरत है। आपने बहुत लंबी लिस्ट दिखाई और मुझे बताइए निखिल जी, किसी भी राज्य के अंदर अगर आपके पास गवर्नेंस है, आपके पास पुलिस प्रशासन है, आप एक्शन लीजिए ना, ऐसी एक नजीर पेश कीजिए जिसकी वजह से किसी की भी हिम्मत नहीं हो कि सरकार या राजस्थान के अंदर कोई भी इस तरह का एक्शन हो सके। इस तरह के एक्सक्यूजेस मत दीजिए। वैसे भी आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि 56% महिलाएं तो झूठ बोलती हैं। इनके मुख्यमंत्री ने यह कहा कि 56% महिलाओं ने झूठे केस दायर किए हैं, जबकि मैं कहना चाहती हूँ राजस्थान एक ऐसे संस्कारों का प्रदेश है जहां पे महिलाओं की, और हर जगह महिलाओं की अस्मिता से ऊपर उनके लिए कोई चीज होती नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि कोई महिला जो है वो 56% केसेस या अपने ऊपर बलात्कार के केसेस झूठे दायर करेगी। तो इस तरह की एक्सक्यूजेस मत दीजिए, इससे अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। अक्षय जी, आप जब इस तरह से डाइवर्ट करना चाहते हैं चीजों का, यही कारण है। और देखिए निखिल जी, इंपॉर्टेंट बात क्या कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश जो शांति प्रिय प्रदेश के रूप में अपनी पहचान रखता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर राज्य के अंदर हर गवर्नमेंट को अपना अपना रोल प्ले करने की जरूरत है। या तो आप संवेदना दिखाएं और कठोर एक्शन भी लेने की आवश्यकता है, चाहे वो बंगाल का मालदा हो, चाहे वो बिहार का बेगूसराय हो, चाहे वो राजस्थान हो या फिर वो मणिपुर हो। हर दरअसल जगह सवाल सरकार राखी को जी यही अपना था, काम करने की आवश्यकता दरअसल सवाल यही था। और अक्षय जी ने उसको ये बताने लगे कि तमाम एबीवीपी के कार्यकर्ता या कोई भी हो, मैं ये कह रहा हूं कि ये सवाल है ही नहीं कि वो एबीवीपी का कार्यकर्ता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है या फिर वो किसी पार्टी का कार्यकर्ता है। जब अगर कोई इस तरह की जघन्य घटना होती है तो व्यवस्था पर, कानून व्यवस्था पर, राज्य सरकार के प्रशासन पर सवाल जरूर उठेंगे। समीर जी, आपको जोड़ना चाहूंगा। समीर जी, आपको लगता है कि ये जो महिला सुरक्षा का मुद्दा है और अत्याचार का मुद्दा है बेहद संवेदनशील है? सिर्फ कहने से संवेदना नहीं होती, बल्कि जिस तरह से जो सामने देख रहा है वो देख रहा है कि इस पर कोरी सियासत की जा रही है। किस तरह से इस मामले में इसको और संवेदनशीलता से सरकारों को लेना चाहिए? देखिए, मेरा मानना है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध किसी भी राज्य में हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, मणिपुर या देश का कोई भी राज्य हो, अगर महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहा है तो केंद्र सरकार को साथ साथ राज्य सरकार की जो सरकार है कठोर कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन मैं आपको राजस्थान के बारे में जिक्र करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं राजस्थान पत्रिका लंबे समय तक पॉलिटिकल दिल्ली में कवर करता रहा हूँ, प्रधानमंत्री कार्यालय कवर करता रहा हूँ। तो राजस्थान में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बड़े नेताओं से मेरे व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे, और मैं लगातार राजस्थान में सबसे चर्चाएं करते रहता हूं। तो मुझे ये बात आज कहना पड़ रही है कि राजस्थान में सत्ता पक्ष का भी नेताओं का ये मानना है कि राजस्थान में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। आप देखिए, अभी दिव्या मदेरणा ने भी कुछ दिन पहले ही, वहां की जो एमएलए है कांग्रेस की, उन्होंने भी कहा था कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या स्थिति है। तो मुझे लग रहा है सिर्फ बीजेपी या विपक्ष के लोग ही चिंतित नहीं है, सत्ता पक्ष भी इस बात को महसूस कर रही है कि राजस्थान में जिस तरीके से 2018 के बाद से लगातार महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़े हैं, ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए एक फेस सेविंग की स्थिति बन नहीं पा रही है आने वाले चुनाव को देखते हुए। मुझे लग रहा है राजेंद्र गुड़ा ने जो अभी विधानसभा में जो बात कही थी, उन्होंने बात उठाई थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके तुरंत बाद उन्हें पार्टी से, मंत्रिमंडल से निकालने की जरूरत नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपने पार्टी के सभी नेताओं को बुलाकर और राज्य प्रशासनिक मशीनरी को बहुत ज्यादा चाक चौबंद करने की जरूरत है, जिससे महिलाओं पे राजस्थान में अत्याचार नहीं हो। राजस्थान एक बहुत संस्कृति वाला प्रदेश रहा है और उस प्रदेश में इस तरह की घटनाओं का लगातार बढ़ना, मुझे ऐसा लगता है ये प्रदेश के लिए और खासतौर से सत्ता पक्ष के लिए भी ठीक नहीं है। हालांकि मैं इस बात को भी कहना चाहता हूँ कि ठीक है, घटनाएं किसी भी राज्य में हो सकती है, चाहे वो छोटा राज्य हो चाहे बड़ा राज्य हो। घटनाओं की तुलना हम यह कह के नहीं कर सकती है छोटा है बड़ा, किसी भी राज्य में। मैं चाहता हूं कि पूरे देश की जो महिला है वो सुरक्षित रहे और उन्हें एक अच्छा जीवन जीने का अधिकार मिले। लेकिन राजस्थान इस मामले में मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल असफल रहा है। जी 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 अक्षय जी,
राखी जी के आपने बहुत सारे सवाल सुने। उन्होंने कहा कि एक ऐसे मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि महिलाएं 56% केसेस झूठ लगाती है। फिर आपने समीर जी की बात सुनी जिन्होंने कहा कि राजेंद्र गुड़ा को बर्खास्त करना कहीं ना कहीं इस जो एक मुहावरा है, जो एक दोहा है आपने सुना होगा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, तो आपने आंगन कुटी छवाने के बजाय तो उनको बर्खास्त कर दिया। देखिए, जहां तक अगर हमारे एक मंत्री के बर्खास्त करने की बात करी जाए, वो हमारी पार्टी का एक आंतरिक मामला है। हमारे खुद के मंत्री, हमारे खुद का मंत्रिमंडल, हमारे मुख्यमंत्री का फैसला। आंतरिक मामला। दूसरी बात इन्होंने अगर जब कोई भी चीज समाज से जुड़ी हुई तो आंतरिक मामला कैसे हो सकता है? राखी जी को यदि टोक नहीं रहे कैसे हो सकता है? मुझे भी अनइंटरप्टेड सर, अनइंटरप्टेड अगर 30 सेकंड मुझे भी समय दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। जो आपने कहा कि अगर यदि प्रूव किया जाए कि कौन सा नेता किसका है, यदि दिल्ली की जो बेटियां, हमारे देश की बेटियां जो भारत के लिए सोना लेकर आती हैं, जो हमारे लिए मेडल लेकर आ रही हैं, जो देश का गौरव है, यदि इतने दिनों तक जब दिल्ली की सड़कों पर बैठी थी। अब देखिए, इस तरह के अगर आप सवाल उठाएंगे, 29 मार्च को उदयपुर के मामले में 8 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, कौन सा बीजेपी का नेता शामिल था? बाड़मेर में के पचपदरा में घटना हुई, कौन सा बीजेपी का नेता शामिल था? सांचौर में 2 नाबालिग बहनों के साथ अत्याचार हुआ, शव मिले उनके नहर में, बलात्कार की बात कही गई, कौन सा बीजेपी का नेता शामिल था? 20 जून को बीकानेर में जो घटना हुई उसमें कौन सा बीजेपी का नेता शामिल था? करौली में युवती के साथ में रेप और देख ही रहे हैं, इतना बवाल मचा हुआ है, कौन सा बीजेपी का नेता शामिल था? देखिए, इस तरह से करके बरगलाने की कोशिश मत करिए। मैं सीधे कह रहा हूं कि आप अगर टॉपिक पे डिस्कस करेंगे तो हम शायद संवेदना की बात कर पाएं, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर आप जब ये कह रहे हैं कि सारे राज्य में अत्याचार बीजेपी ने फैला रखा है, तो ये तर्क गले उतरता नहीं है अक्षय जी। और अगर मान लीजिए फैला भी रखा है, आप ही की बात में सही मान लूं तो भी, अगर अक्षय जी एक सेकंड मैं कह रहा हूं, अगर आपकी बात मान भी लूं तो भी बताइए, कानून व्यवस्था का मुद्दा तो तब भी आपके ऊपर आता है। आपने कितने लोगों को गिरफ्तार किया, उसमें कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, और ये अपराध रुके क्यों? एक दिन के अंदर जितने भी मैंने आपको ये रेप केस बताए हैं, चाहे वो जेएनयू विश्वविद्यालय का हो, भोपालगढ़ का हो, चाहे लालकोटी थाने का हो, एक दिन के अंदर सभी के सभी आरोपी पकड़े गए। राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के जो मामले हैं वो टॉप पर है, और 2019 से अब तक पिछले 5 वर्षों में इस बात को आप ये कहकर नहीं चुटला सकते कि बीजेपी के लोग उसमें शामिल है। वाजब गजब का तर्क है। राखी राठौर जी, आपके आखिरी कमेंट्स चाहेंगे 30 सेकंड को विराम देंगे। देखिए, जिस तरह से अभी अक्षय जी ने कहा कि एक दिन में अपराधी पकड़ लिए। देखिए, क्या है, पहला जो काम पुलिस का होता है वो अपराध को रोकने का होता है। सांप निकल जाए और लकीर को पीटने से कोई फायदा होगा नहीं। यहाँ पर राजस्थान में जो पुलिस का ध्येय वाक्य है कि अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास, वो बिल्कुल उल्टा हो चुका है। यहाँ पे अपराधियों में विश्वास और आमजन में डर की स्थिति बहुत पैदा हो गई है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन लगातार खराब होती जा रही है। और मुश्किल बात देखिए निखिल जी ये है कि यहाँ की सरकार ये बात एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है कि यहाँ पर महिलाओं की स्थिति, उनकी सेफ्टी की स्थिति जो है वो लगातार खराब होती जा रही है। और सबसे गंभीर विषय यही है जी, आपने जो पॉइंट का इसी के साथ मैं समाप्त करूंगा राखी जी। और जो आपने ये विषय उठाया है, दरअसल यही विषय, जब आपने कहा अक्षय जी की संवेदना की बात, संवेदना वही होती है जब आप उसको स्वीकार करें कि हाँ जी गलती हुई है, उसको बेहतर करेंगे। लेकिन जब आप दूसरों पर ठीकरा फोड़ने लगेंगे तो मामला सुधरने से नहीं आता, वो किसी भी राज्य का हो, वो राजस्थान की बात नहीं, वो किसी भी राज्य का हो। फिलहाल हमारे पास चर्चा के लिए वक्त राठौर जी आपका शुक्रिया, अक्षय जी आपका शुक्रिया, और समीर जी आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त हमारे पास बस इतना ही था। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। आजादी के अमृत काल में देश विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, और अमृतकाल में विकसित भारत के विराट संकल्प को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि आप सही समय पर अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाएं। तो आगे बढ़िए, निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल कीजिए। याद रखें, उन सभी व्यक्तियों और संस्थाओं को जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य नहीं है, निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न 31 जुलाई 2023 तक फाइल करनी होगी। ड्यू डेट तक टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर आपको ब्याज और जुर्माना लग सकता है, और कोई भी अनएडजस्टेड लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। इसके अलावा अगर विदेश में भी है आपकी संपत्ति और आय, जरूर भरिए शेड्यूल FA और FSI। रिटर्न फाइल करने और अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और G20 देशों की अध्यक्षता इस समय भारत के पास है और इससे जुड़े संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए देश में बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में गोवा में G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई, जिसमें जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान निकालने और सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प व्यक्त किया गया। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के बावजूद अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं पर दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पर यह जो प्रतिबद्धता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई है, उसको G20 के देश बहुत न सिर्फ उन्होंने गौर से सुना है, समझा है, बल्कि उसको आत्मसात करने की कोशिश भी की है। G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित विकास और एनर्जी ट्रांजिशन के क्षेत्र में भारत की ओर से किए जाने वाले बड़े प्रयासों को साझा किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के बावजूद अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं पर दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है। इंडिया हैज शोन लीडरशिप इन क्लाइमेट एक्शन. We achieved our non-fossil installed electric capacity target 9 years in advance. We have now set a higher target. We plan to achieve 50% non-fossil installed capacity by 2030. India is also among the global leaders in solar and wind power. प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी अंतराल को पाटने, ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने पर काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भविष्य की स्थिरता और विकास के बारे में कोई भी बात ऊर्जा के बिना संभव नहीं है। No talk about the future, sustainability or growth and development can be complete without energy. It impacts development at all levels, from individuals to nations. Friends, given our different realities, our pathways for energy transition are different. However, I firmly believe that our goals are the same. India is making great efforts in green growth and energy transition. प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो संदेश के जरिए G20 प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी को ग्रीन ग्रिड पहल में शामिल होने के लिए वो आमंत्रित करते हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के लिए एक जीवन शैली प्रत्येक को जलवायु चैंपियन बनाएगी। Realizing the vision of interconnected green grids can be transforming. It will enable all of us to meet our climate goals, stimulate green investment, and create millions of green jobs. I invite you all to join the Green Grids initiative, One Sun, One World, One Grid of the International Solar Alliance. पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया दीर्घकालिक, न्यायपूर्ण, वहनीय और स्वस्थ ऊर्जा के स्रोतों को आगे बढ़ाने के लिए इस समूह की ओर देखती है। ऐसा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि विकासशील देशों के भाई बहन पीछे न रहें। विकासशील देशों के लिए कम लागत वित्त को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और छत्तीसगढ़ कोयला घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। आज ईडी ने आईएएस अधिकारी रानू साहू को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद रानू साहू को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने रानू साहू को 3 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है। ईडी रानू साहू को 25 जुलाई को कोर्ट में फिर से पेश करेगी। ईडी ने धन शोधन के एक मामले में छत्तीसगढ़ में कुछ आईएएस अधिकारियों और कांग्रेस के एक नेता और हवाला ऑपरेटरों के परिसरों पर शुक्रवार को छापेमारी की थी।
और बात मौसम की। देश के कई हिस्सों में बारिश अभी भी आफत बनकर बरस रही है। गुजरात से कश्मीर तक बारिश का दौर जारी है। कहीं बादल फटा तो कहीं बाढ़ आफत बन गई। वहीं महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों में भारतीय वायुसेना ने बचाव अभियान चलाया। देखिए ये रिपोर्ट। देश के अधिकांश राज्यों में इन दिनों बारिश लोगों पर आफत बनकर टूट रही है। चाहे वो देश का पश्चिमी हिस्सा हो या फिर उत्तर और मध्य भारत के शहर, हर तरफ सिर्फ सैलाब नजर आता है। भारी बारिश से इन राज्यों ने बाढ़ के रूप में विकराल रूप धारण कर लिया। महाराष्ट्र के यवतमाल में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बारिश के पानी ने रौद्र रूप धारण कर कई घरों में प्रवेश कर लिया। बारिश के तेज बहाव के चलते एक घर की दीवार गिर गई, जिसमें 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। कई इलाकों में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए एयरलिफ्ट किया जा रहा है। 5 जगहों पर एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। रायगढ़ के इरशालवाड़ी में लैंडस्लाइड से मरने वालों की संख्या 2 दर्जन से अधिक बताई जा रही है, जबकि 80 से अधिक लोगों का अता पता नहीं है। मौसम विभाग ने पालघर, मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और रत्नागिरी में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुंबई और इसके उपनगरों के विभिन्न हिस्सों में बारिश से कई निचले इलाके जलमग्न हो गए। बारिश के कारण शहर, उपनगरों, 2 राजमार्गों और प्रमुख सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम के चलते यातायात बाधित हुआ, जबकि अंधेरी और दहीसर सबवे में कुछ समय के लिए पानी भर गया। हालांकि उपनगरीय लोकल रेल नेटवर्क सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। और खबर बैडमिंटन के कोर्ट से। सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मैच में सात्विक और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चीन के लियांग वेई किंग और वैंग चैंग की जोड़ी को 21-15, 24-22 के अंतर से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। तो न्यूज नाइट के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन खेल जगत की कुछ अहम खबरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं स्पोर्ट्स रैप के साथ। नमस्कार। सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले में विश्व की नंबर 3 सात्विक और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चीन के लियांग वेई किंग और वैंग चैंग की जोड़ी को 21-15, 24-22 के अंतर से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। खिताबी मुकाबले में भारतीय जोड़ी का सामना इंडोनेशियाई शीर्ष वरीयता प्राप्त फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान अर्दियांतो की जोड़ी से होगा। दक्षिण कोरिया के चांगवोंग में चल रहे ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। पुरुषों के 25 मीटर रैपिड इवेंट में यूनिस, रणदीप सिंह और अक्षय कुमार की भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीत लिया। भारत ए ने ACC मेंस इमर्जिंग एशिया कप 2023 के सेमीफाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश ए को 51 रन से हरा दिया। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश को 212 रन का लक्ष्य दिया, जिसके जवाब में बांग्लादेश ए की टीम 160 रन के स्कोर पर ढेर हो गई। अब फाइनल में भारत ए का सामना पाकिस्तान ए से होगा। पाकिस्तान ए ने पहले सेमीफाइनल में श्रीलंका ए को 60 रन से मात दी थी। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मैच टाई रहा। मैच के आखिरी 4 गेंद में भारत को जीत के लिए 1 रन की जरूरत थी, जिसे भारतीय टीम हासिल नहीं कर सकी और टीम इंडिया मैच नहीं जीत पाई। इसके साथ ही भारत ने सीरीज जीतने का मौका भी गंवा दिया और सीरीज 1-1 की बराबरी पर छूट गई। रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 4 विकेट खोकर 225 रन बनाए थे। इसके जवाब में भारतीय टीम भी 49.3 ओवर में सभी 10 विकेट खोकर 225 रन ही बना सकी। भारत के लिए सबसे अधिक 77 रन हरलीन देओल ने बनाए। स्मृति मंधाना ने भी 59 रन की पारी खेली। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट। जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत।